बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं सुनो टेलीविज़न के लिए। इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा इस इमारत के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस इमारत में फ़ैसला होना है अगले चंद रोज़ में कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट डालने का हक़ और अपने नुमाइंदे चुनने का हक़ मिलेगा या नहीं। और आपको मालूम है कि जुमे के रोज़ एक बहुत अहम समाअत थी, बेंच एक मरतबा फिर टूटा। और इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मुझे रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि पूरा दिन आपको पता है कि इस वक्त सियासी मारा मारी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और जो रन ऑफ द इवेंट्स है, डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से होती हैं, कोई चीज़ आपको पहले पता चलती है, कोई चीज़ बाद में पता चलती है। उसका जब तक सीक्वेंस जो है आप वो नहीं देखते, आपको नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली ये डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है। दो वीडियोस करेंगे। पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किस तरीके से अपना स्कोर सेटल किया या हिसाब चुकता किया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, और इसमें मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। जो प्रोसीडिंग्स का आगाज़ है उससे पहले, समाअत के आगाज़ से पहले क्या हुआ, और फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समाअत में एग्जैक्टली जो सीक्वेंस है वो क्या है, और वो सीक्वेंस क्या सजेस्ट करता है कि मंडे ऑनवर्ड्स ये मामला किस करवट बैठेगा। अदील सरफराज, थैंक यू सो मच। आप मौजूद थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त आप पहुँचे। एग्जैक्टली जो प्रोसीडिंग्स हैं, हियरिंग है, उसका आगाज़ होने से पहले जब ये सवालात चल रहे थे कि अब तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से ये फ़ैसला दे दिया कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। और जो पीटीआई की पिटीशन है और जो ये केस है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का, ये भी 184(3) वाला केस था। तो ये ज़ाहिर कन्फ्यूजन थी कि एग्जैक्टली होगा क्या, उसको रिव्यू करेंगे। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन यू रीच्ड द कोर्ट? आज सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे का वक्त मुतय्यन था आज की समाअत के लिए, और हम कमरा अदालत में पहुँचे तकरीबन 11:15 बजे। काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ सियासतदान भी थे, वकला थे। हमें एक मैसेज आया, एक दोस्त की जानिब से बताया गया कि आप लोग ज़रा बाहर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन्स चेक कर लें। और हम गए, भाग कर बाहर देखा, मोबाइल के ऊपर एक सर्कुलर आया था। सर्कुलर बुनियादी तौर पर होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, आप कह सकते हैं, रजिस्ट्रार की जानिब से वो आया था, और उसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब ने कोट किया हुआ था चीफ़ जस्टिस को, और वो ये फरमा रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है, जिसने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया है 2-1 से, जिसमें 184(3) जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मुफाद आमा के मुकदमात पर समाअत रोकने का कहा गया था। दरअसल वो जो हुक्म दिया गया है, वो फ़ैसला जो दिया गया है, वो एक अदालती हुक्म के आप कह सकते हैं के मुकाबले में माइनॉरिटी बिल्कुल, और उस आप ये भी जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उससे मुताबिकत नहीं रखता। बुनियादी तौर पर यह है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये कह दिया है कि अज़ खुद नोटिस का जो दायरा इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस का, और दरअसल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का वो फ़ैसला है, उसमें वो कुछ पैराग्राफ्स हैं, वो इन 2 फाजिल जजेस ने उस फैसले में 100 मोटो का जो दायरा इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया है। एक तो वो 100 मोटो केस था जिसका वो फैसला था, क्योंकि वो केस सुन रहे थे हाफिज़ कुरान को 20 नंबर्स इजाफी दिए जाने उनके का। सामने मुद्दा वो नहीं था जिस पर उन्होंने फैसला उन्होंने एक और मामले के ऊपर दे दिया, और उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस की ईमा पर, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले को डिसरिगार्ड कर दिया गया है, उसको आप कह सकते हैं मुस्तरद कर दिया गया है। और अब एक बात यहाँ पर तय हो गई कि अब जो बेंच है वो इसी तरह कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ना आता। और अब ये बात उस वक्त हमें वाज़ेह हो चुकी थी कि आज 11:30 बजे जो बेंच कल टूटा था, और जो बाकी मानदा जो जजेस थे उन्हीं पर मुश्तमिल वो बेंच होगा, और आगे समाअत की जो कार्रवाई है वो बढ़ेगी। हम वापस आए कमरा अदालत में। अच्छा, कमरा अदालत में आप आए। अब इस सारे मामले में यानी कि जो इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए एक जज का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अमीनुद्दीन ख़ान, और ज़ाहिर है कि तीसरे का तो चले शाहिद वहीद साहब का डाइसेंटिंग नोट था, लेकिन उसको जब ओवरटर्न किया गया तो अब इसका भी कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि शायद कुछ जो जजेस हैं, जो दूसरी साइड के हम ख्याल जजेस हैं, जिनके बारे में आज अब आप भी कहने लग गए हैं दूसरी साइड के हम ख्याल। बिल्कुल वो हो चुके हैं।
अब देखें ना, जो एक इवेंट्स चल रहे हैं हमारे सामने, नोट दर नोट आ रहे हैं, और टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है। टाइमिंग इस तरह आप देख लें कि पहले रोज़ समाअत हुई और जस्टिस जमाल खान और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक तफसीली फ़ैसला उसके बाद जारी हुआ, जिसमें 4-3 की बहस शुरू हो गई, जिससे तक़वियत पहुँची आप कह सकते हैं मुबैना तौर पर PDM के उस बयानिए को जो जजेस के दरमियान फूट के हवाले से था। उसके बाद फिर दोबारा से ये मामला हम देखें तो फिर नए नोट्स भी हमारे सामने आए, और आज जस्टिस याह्या अफरीदी एक नोट और लिख चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच से अलग हो चुके हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो फ़ैसला आया वो भी एक इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आता है। बज़ाहिर अब जो एक रिफ्ट थी, पहले हम बात करते थे, वो अब इतनी ज़्यादा ओपन हो चुकी है कि अब यहाँ तक भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि शायद कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं अगेंस्ट आपको पता है कि अब यहाँ पर हेड कौन है इंस्टीट्यूट का, चीफ जस्टिस के बारे में ये बातें हो रही हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन भी है इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि आज ये वन ऑफ इट्स काइंड्स होगा अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ तौहीन है। बिल्कुल, आपको पता है ऑब्वियसली जो जज हैं, जो फाजिल जज हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी अपनी जगह पर वैलिड हैं। जो आप हम इससे कबल बात कर रहे थे, जब से वो जज आए हैं बतौर चीफ जस्टिस, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना ऑफिस संभाला है, उसके बाद से ये हालात जो हैं वो इस तरह ख़राब हुए हैं कि अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किसी भी अहम मुकदमे की समाअत नहीं करते, और उनको एक आइसोलेट सा आप कह दें तो ये गलत नहीं होगा कि उनको आइसोलेट कर रखा है चीफ जस्टिस ने, और वो अपनी जो आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन उसको भी। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो, यानी कि हम इसको कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं बिफोर वी कम टू के जैसे ही आप वापस आए तो समाअत से पहले क्या हुआ। ओरिजिनल जो 3 मेंबर बेंच की समाअत है वो तो हम बाद में करेंगे ना, 4 मेंबर बेंच जो बैठा उसने क्या किया, लेकिन हम इस मामले को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ़ैसला बेसिकली दिया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, और एक सर्कुलर जो है, एक इंतज़ामी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी करके और रिपोर्टर्स को और उनको सर्कुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके एक तरीके से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को या तमाम लोगों को ये बताया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि आई एम द बॉस। यस, और टू सम एक्सटेंट ही इज़ द बॉस। अगर नहीं, somebody else is trying to become the boss, उसको ये कहा गया कि अभी फिल वक्त चीफ मैं हूँ, बिल्कुल, और मैंने चलाना है, बिल्कुल स्नब किया गया है जो ऑर्डर आया है। उसके बाद जो रिमार्क्स आए हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में अब आपके साथ शेयर करेंगे, जो रिमार्क्स है उससे भी जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस भी ही हैव हैड इनफ। सही, अब आप लोग आ गए वापस सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में। बिल्कुल, और वहाँ पर जो आप कह सकते हैं अदालती अमला है, अदालती अमले की जानिब से हमें एक सफ़ा पकड़ाया गया कि आप तस्वीर ले लें। वो सफ़ा था, उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ की जो मुख्तसर सी समाअत थी 3 से 4 मिनट की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, गो के एक मुख्तसर सा 2 सत्रों पर मुश्तमिल हुक्मनामा पढ़ा भी गया था अदालत में, लेकिन आज उसको बाकायदा एक पेज के ऊपर हमें थमाया गया, और उस हुक्मनामे में तो सच कोई ख़ास बात नहीं थी, वही जो कल हम रिपोर्ट कर चुके हैं, मगर उसमें जो आखिर में दस्तखत होते हैं जजेस के, 5 जजेस के नाम, उनके ऊपर दस्तखत, और जहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नाम था सबसे आखिर में, उसके ऊपर 2 सतरें ये लिखी हुई थी कि मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया ये ऑर्डर या ये हुक्मनामा जारी करने, डिक्टेट करने से वो जारी करने से पहले या लिखवाने से पहले, और उसके बाद उन्होंने अपने उस पर कुछ कंसर्न शो किए। खैर ये हमने रिपोर्ट किया, थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बेंच आ गया और 4 जजेस आए, जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा जो बाकी 4 जजेस थे वो चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। चीफ जस्टिस ने आकर कहा, समाअत के आगाज़ पर ही चीफ जस्टिस बोले कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल गो के ही वाज मतलब उन्होंने हमसे पहले इस तरह की कोई बात नहीं की, अब मगर कमरा अदालत में आकर वो कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि वो ये शिकवा कर रहे हैं कि ये चैम्बर में मेरे साथ इन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका इजहार, बिल्कुल वो कह रहे थे खुली अदालत में, खुली कचहरी में किया। ही वाज ऑन बोर्ड विद अस, उनका मतलब ये था बात करने का, और अब आकर वो कुछ बात खुली अदालत में करना चाहते हैं। शायद ये उनकी हिकमत अमली होगी जस्टिस जमाल की, और उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज कोई ऑफेंसिव टोन नहीं अपनाई, बल्कि काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो दुख भरे लहजे में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो पहले तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आज का ऑर्डर पढ़ें, और फिर उन्होंने कहा कि ये देखें ये जो ऑर्डर है इसमें मुझसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, मैं तो घर चला गया था,
और घर मेरे भिजवाया गया है ये हुक्मनामा साइन करने के लिए। और अगर जो भी जजेस होते हैं असूली तौर पर उनके सामने डिक्टेट कराया जाता है ऑर्डर, उनकी कंसल्टेशन के बाद ही जारी होता है। इस तरह नहीं हुआ और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे ये लगता है कि मैं शायद यहाँ पर इस बेंच में मिसफिट हूँ, अकलियत बन गया हूँ, आइसोलेट हो गया। जजेस जो है वो मेरे साथी जजेस नहीं चाहते कि मैं इस बेंच में बैठूं। मुझे ये लगता है, लेकिन फिर उन्होंने दुआएं भी दी कुछ। बिल्कुल उन्होंने दुआएं दी, लेकिन इससे कबल मैं यहाँ पर अपना एक थॉट आपके साथ। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोका कैसे था ये भी बता दें। मैं आपको यही बताऊंगा। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जब ये बात कर रहे थे तो हैरान कुन तौर पर जो उनके साथ जजेस बैठे हुए थे जिनसे वो शिकवा कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी उनको उनके इस थॉट को ये नहीं कहा कि आप शायद गलत समझे हैं या आप हमारी बात, उनको एक कन्विंस करने का एक तरीकाकार होता है। हमारे यहाँ पर जजेस के दरमियान जो बेंच है उसके दरमियान भी कई दफ़ा हमने देखा है, कल भी इनके दरमियान काफ़ी आपस में मुकालमे होते रहे हैं। यहाँ भी अगर हो जाता तो शायद मामलात इतने आगे ना बढ़ते, मगर जैसे ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा कि मैं इस दुआ के साथ कि खुदा हमारे इस इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम करे, मैं इस बेंच से ख़ुद को अलग करता हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि जो भी फैसला आए वो सबको कबूल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको भी उन्होंने इशारा दे दिया कि आप फैसला तो दे देंगे लेकिन उस फैसले को मानेगा कोई भी नहीं। और उनका शायद इशारा अपने ही इदारे के अंदर एक ऐसे ग्रोह पर है जो इस वक्त आप कह सकते हैं जिसकी टेंशन्स चीफ जस्टिस के उस ग्रुप के साथ बनी हुई हैं और जिसके एक नुमाइंदा जस्टिस मंदोखेल भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि हम सब आइन के, क्योंकि हमने हल्फ उठा रखा है तो आइन पर अमल करें। अभी उनकी बात जारी ही थी, जब उन्होंने आइन का नाम लिया तो चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया, उनको टोकते हुए कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस जमाल साहब, तुसी बहुत कुछ कह चुके हो, हुण बस करो। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम बेंच दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और यूँ आज एक मरतबा फिर दूसरी दफ़ा बेंच टूट गया, जजेस चले गए। बेंच टूट गया, बेंच जो है वो फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और वो आपको बताएगी अगली वीडियो में। दो चार घंटे के वक्फे से मैं अगली वीडियो लगा दूंगा और उससे जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस और जो जिस पैराए में गुफ्तगू हो रही थी उससे हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि अब ये इसकी डायरेक्शन कहाँ नज़र आती है। टॉफ़ियों का तस्करा भी है उसमें, कैंडी का तस्करा है, फुल कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो जज्बाती हुए या आबदीदा हुए। एक बात बड़ी स्टैंड आउट करती है कि बेंच पे बेंच टूट जाए, कोशिश कुछ लोगों की ये है कि मियाँ साहब का दिल ना टूटे। अब ये दिल टूटने वाली कहानी कहाँ तक चलेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।